नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी ब्लाइंड मर्डर्स के सीरीज की अगली कड़ी है। ये सीरीज लगभग 20-22 एपिसोड से चल रही है और मेरे मन में है या मेरे दिमाग में है किस्सा कोई परिवार के ज्ञानवर्धन की दृष्टिगत अलग अलग तरह से जो विवेचना की गई, अलग अलग तरह से जो अपराध किया गया, चालाकी से किया गया, सफाई से किया गया, उसको कैसे अनावृत किया पुलिस ने, इसके बारे में आपको जानकारी देता रहूं। आज का वाकया हरियाणा का है। हरियाणा के यमुनानगर जिले से है। 8 मार्च 2022 को यमुनानगर का जो सिटी का एरिया है उससे बिल्कुल सटा हुआ एक शमशान के भीतर एक छत विछत लाश मिली। गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई, उसने देखा कि ऐसा लग रहा है कि हत्या कम से कम 2 दिन 3 दिन पुरानी है, लेकिन शमशान के भीतर जंगली जानवरों ने उसे इस कदर नोच लिया है कि हाथ से, पैर से, सिर से या शक्ल से उसको पहचान पाना बहुत मुश्किल है। मैंने किसी एपिसोड में जिक्र किया था कि कब्रिस्तान के पास एक जानवर पाया जाता है, कबर बिज्जू जिसे कहते हैं। वो एग्जैक्टली इस समय उसका जोलॉजिकल नेम मुझे याद नहीं है। आप कबर बिज्जू को ढूंढ लेंगे तो आपको वो उसकी जो बॉडी होती है उसमें हार्ड शील्ड टाइप की उसकी होती है, जैसे मछलियों के ऊपर अलग अलग छोटे छोटे हार्ड ऑब्जेक्ट से बना हुआ कवर होता है, ठीक वैसी ही होती है। और ये कबर के भीतर होल करके और शव को खाते हैं। बहुत बार हल्ला होता है कि साहब शव को लोगों ने, किडनी बेचने वालों ने, फला करने वालों ने उसको कब्र से बाहर निकाल लिया। बड़ी संख्या में होते हैं तो ये उसको बाहर भी खींच कर निकाल लेते हैं। ऐसा ही कुछ ये प्रिज्यूम किया गया कि इन कबर बिज्जुओं ने मिलकर 2-3 दिन में ही लाश को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस के सामने फिर वही संकट था कि सबसे पहले लाश की पहचान हो। कोशिश की गई, लोग लाश को नहीं पहचान पाए। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये स्पष्ट हुआ कि शरीर पर गहरे जख्म के ढेर सारे निशान हैं, वो भी शार्प एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट के। पुलिस ने सुओ मोटो हत्या का अपराध 302-201 आईपीसी में अंकित कर लिया। विवेचना शुरू हुई, लेकिन परेशानी वही कि है कौन ये आदमी। फिर पुलिस ने वही गुमशुदा लोगों की लिस्ट आसपास के जिलों से, अपने जिले से, सब जगह से मंगवाई और ये पता लगा कि 8 मार्च को ये डेड बॉडी मिली थी। 6 मार्च की रात में जयपाल नाम के एक व्यक्ति ने अपने बेटे पवन की गुमशुदगी लिखवाई थी, जिसकी उम्र कोई 30-35 साल रही होगी। ये भी लिखवाया था कि मेरा बेटा पवन दुबई में नौकरी करता है और वो फरवरी में 5 फरवरी को शायद वो दुबई से छुट्टी लेकर लौटा था और अपने घर से, यानी गांव वाले घर से थोड़ी दूर पर एक नया मकान बना रहा था।
सुबह 10 बजे के आसपास मकान के लिए मिट्टी का इंतज़ाम करने के लिए, प्लिंथ जहाँ नींव होती है, और कभी कभी थोड़ी गहरी जगहों पे लोग जब मकान बनाते हैं तो एक्स्ट्रा मिट्टी की भराई की आवश्यकता होती है, उसी मिट्टी के लिए गया था, लेकिन लौट कर नहीं आया। पुलिस ने वो फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ, आसपास का जो वीडियोग्राफी की गई थी, वो सब जयपाल और मृतक पवन की पत्नी को दिखाया। जयपाल ने तो कहा कि कुछ कुछ लग तो रहा है, लेकिन चूंकि कुछ पहचानने लायक नहीं है, इसलिए मैं बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता। लेकिन पत्नी ने साफ मना कर दिया कि हम नहीं पहचान पा रहे हैं, हमें लगता नहीं है कि ये पवन की लाश है। पुलिस ने लाश की शिनाख्त को इस्टेब्लिश करने के लिए डीएनए सैंपलिंग कराने का और डीएनए मैच कराने का की सोची उसने कि और कोई तरीका नहीं है, दूसरा कोई और आदमी आसपास से गायब नहीं हुआ है, बाहर से लाकर ये लाश कब्रिस्तान में फेंकी नहीं जा सकती क्योंकि ये मुख्य मार्ग पर नहीं है। जो सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध थी कई दिनों की, पुलिस ने उसको खंगाला, लेकिन कहीं भी मृतक के आने और जाने की कोई सूचना बाहर से नहीं थी, न ही कोई ऐसी गाड़ी जिसमें शव लाकर वहां फेंका जा सके। बहरहाल पुलिस ने डिसाइड किया कि हम सबसे पहले जयपाल, जो जिसका बेटा गायब हुआ है, जिसकी गुमशुदगी थाने पर लिखी हुई है, उससे इसकी डीएनए मैपिंग कराएंगे। समय बीतता गया, करीब करीब 2 महीने हो गए। डीएनए मैपिंग की रिपोर्ट आ गई और ये इस्टेब्लिश हो गया कि मृतक जयपाल का बेटा पवन ही है। अब विवेचना को उसी दिशा में मोड़ा गया कि पवन की हत्या कौन कर सकता है। पुलिस पवन के घर गई। पुलिस ने बता दिया कि अब ये इस्टेब्लिश हो गया कि ये पवन की ही डेड बॉडी थी। पत्नी, माँ, बाप, एक भाई, सारे लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। अब तक उनके दिमाग में ये था कि ये किसी और की लाश है, पवन कहीं गया होगा, लौट कर आ जाएगा। और ये सुन के कि डीएनए मैपिंग से ये स्पष्ट हो गया है, सभी लोगों का बुरा हाल था। बातचीत शुरू हुई, जानकारी करनी शुरू कर दी गई। घर से कोई बात निकल कर नहीं आई। इस बीच में जब से फरवरी 4 या 5 फरवरी 2022 को पवन दुबई से लौटा था और मकान बनवा रहा था, तो मकान में काम करने वाले नौकर, ठेकेदार, जो मकान से संबंधित सामग्री है उसके सप्लायर, इन सब से पुलिस ने थाने पर बुलाकर बात की। कहीं से भी बात समझ में नहीं आई। किसी का कोई मोबाइल फोन्स, फिर उसके सीडीआर निकाले गए कि मृतक की किससे किससे बात हुआ करती थी। ज़्यादातर बात मकान के निर्माण संबंधी लोगों से ही उसकी उस बीच में हुई थी, इसलिए उससे भी कोई क्लू नहीं मिला। फिर ये तय किया गया कि मैनुअल इंटेलिजेंस से गांव में ये पता किया जाए, और आधार वही जर, जोरू और जमीन। पवन चूंकि आर्थिक रूप से बड़ा संपन्न हो गया था, दुबई से जब जब आता था वो काफ़ी पैसा यहाँ खर्च करता था, मकान भी बड़ा बनवा रहा था, घर बार का जो उसके स्टेटस था जो वो भी अच्छा हो गया था। पत्नी भी उसकी अच्छे कपड़े, गहने, जो सामान्य परिवार में होता है, पैसा मिलने के साथ साथ ही उसका थोड़ा सा कद समाज में ऊपर हो जाता है। उसके पहनावे से, दिखावे से, इस्तेमाली चीज़ों से ये पता लगने लगता है कि आदमी, इसके पास पैसा आ गया है। बहरहाल कोई चीज़ पता नहीं लगी तो मैनुअल इंटेलिजेंस का सहारा लिया गया, मुखबिरों का जिसे कहते हैं।
सिपाही सादे में आसपास लगाए गए। बातचीत करते करते एक बात ये समझ में आई कि जहां इनका खेत का बड़ा हिस्सा है, उसके ठीक बगल वाले खेत के जो मालिक हैं, ज़्यादातर पंजाब और हरियाणा में एक चलन है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग से, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ से लोग पंजाब और हरियाणा जो उनके किसानी से संबंधित चीज़ें हैं उनको उनकी रखवाली के लिए या कटाई के लिए, बिड़ाई के लिए वहाँ से लोग आते हैं और उसमें से 20% यहीं रुक जाते हैं और मालिक उनका कोई बाहर रह रहा है, कनाडा में है, अमेरिका में है, यूके में है और उनकी पूरी ज़मीन, जायदाद, फार्म हाउस और बाकी चीज़ें उनकी वो देखभाल करते हैं। तो ये बताया गया कि साहब घटना के जिस दिन बॉडी मिली है उसके बाद से इनके खेत के बगल वाले खेत और प्रॉपर्टी का जो मैनेजमेंट देखता था वो आदमी नहीं दिखाई दे रहा है। पुलिस हर एंगल से पूछती, भाई कोई आदमी बताओ जो इधर उधर की बात कर रहा था, कोई आदमी बताओ जो घटना के बाद से दिखाई नहीं पड़ा, भाग गया हो, कोई आदमी बताओ जिससे इसके संबंध रहे हों, कोई आदमी ऐसा था जिससे इससे कभी आसपास इधर बीच में झगड़ा हुआ हो, कोई आदमी जिसका इनके घर की किसी महिला से संबंध रहा हो। इस तरह के 15-20 सामान्य सवाल हैं। जब इस तरह के अज्ञात अपराध होते हैं तो उसमें पुलिस जहां भी जानना चाहती है जाकर यही सवाल पूछा करती है। इसी सवाल के बीच में ये आया कि साहब उस आदमी का नाम अमन है। 8 तारीख को ये बॉडी मिली थी और उसको अंतिम बार 7 या 8 को ही देखा गया था। उसके बाद से उसका पता नहीं है कि कहाँ चला गया। और वो खेतों में ट्रैक्टर से काम कराना, खेतों में कटाई की मशीन से काम कराना, ये सब काम अपने मालिक का वो देखा करता था। जिन सिपाहियों ने ये जानकारी इकट्ठा की उन्होंने उसका मोबाइल नंबर भी पता किया और मालिक से ये पता लग गया कि अमन का मोबाइल नंबर क्या है। पुलिस थोड़ा सतर्क हुई, कान उसके खड़े हुए जब ये देखा कि 7 तारीख से मुस्तकिल वो मोबाइल स्विच ऑफ है। सिर्फ इतना पता लग रहा था कि वो झारखंड के जिला देवघर के गांव गढ़मचंद खपारा का रहने वाला है। एक पुलिस टीम गढ़मचंद खपारा भी भेजी गई। वहां गांव वालों ने और घर वालों ने बताया कि साहब पिछले कई महीनों से वो घर नहीं आया है और हरियाणा में अपने किसी मालिक के घर, उनके फार्म हाउस, उनके खेती बाड़ी, उनकी देखभाल करता है। पुलिस का शक और पुख्ता होने लगा। पुलिस ने उसकी हुलिया के बारे में, फोटो जो उसकी उपलब्ध थी, मोबाइल पे जो उनके मालिक ने फोटो उपलब्ध कराई, उससे उसको ढूंढवाना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे 3 महीने हो गए और इस्टेब्लिश ही नहीं हो पा रहा था कि आखिर ये कौन सा कारण है जो इसकी इस तरह से शार्प एज्ड वेपन से हत्या की गई। एक दिन रात में ये खबर आई कि अमन एक छोटी गाड़ी लेकर अपना सामान घर से निकालने के लिए आया है। गांव वाले भी सतर्क थे, पुलिस भी सतर्क थी। रात में करीब 2 बजे के आसपास वो गाड़ी लेकर जल्दी जल्दी सामान रख रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, थाने पर लाया गया। पुलिस ने इनिशियल पूछताछ शुरू की क्योंकि पुलिस को भी बहुत आइडिया नहीं था कि ये हत्यारा इसी ने हत्या की है। जब ये पता हो कि इसी ने हत्या की है, यानी अपराधी का बिल्कुल 100% पुलिस को यकीन होता है कि यही है, तब तो जब वो थाने पर आता है तो सभी एक साथ टूट पड़ते हैं, झपट्टा मारने लगते हैं और बिना किसी आदेश के अपनी बात निकलवाने के लिए श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू कर देते हैं। लेकिन जब ये शंका भर हो कि पता नहीं इसने किया है कि किसने किया है, तब थोड़ी सी एहतियात बरती जाती है। इसी एहतियात के कारण पहले उससे नाम,
पिता का नाम, कितने भाई बहन हैं, कब तुम यहाँ झारखंड से आए, कितना पैसा मिलता है, मालिक से कब कब बात होती है, मालिक अंतिम बार कब आए थे। इस तरह के सवाल, जो 15-20 सवाल होते हैं, वो सवाल किए जाते हैं। फिर उन सवालों को रिपीट किया जाता है कि किन किन सवालों में वो अटक रहा है, किन किन सवालों को दोहराने में, यानी उत्तर को दोहराने में उससे गलती हो रही है। और ऐसी ही एक गलती में अमन फंसा। जैसे ही उनकी बातों में कंट्राडिक्शन शुरू हुआ, पुलिस भी अपने औकात पर आ जाती है। और यही हुआ। श्रीमान जी से हटकर पुलिस अपने पर आ गई और थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि वो भी मेंटली तैयार था। 3 महीने अपराध किए हुए हो गए थे, जरा सा भी शक किसी को नहीं हुआ था। और अगर वो वहाँ बना रहता, मोबाइल उसका खुला रहता, तो मुझे नहीं लगता कि ये 3 महीने या 4 महीने में भी इसका अनावरण हो पाता। लंबे समय तक इसका पता नहीं लगता, जब तक कि कोई और एक्स्ट्रा एविडेंस पुलिस के पास ना आती। बहरहाल 3-4 घंटे बाद वो बिल्कुल लाइन पर आ गया, बोलने लगा, तोते की तरह बोलने लगा, पूरी बात बताई। उसने बताया कि कभी कभी पवन की पत्नी खेतों के देखभाल के लिए अपने खेतों पर आती थी, जैसे बुआई के समय, कटाई के समय, या मजदूरों को लेके आती थी। और बगल वाले खेत में मैं अपने उसी तरह के काम के लिए मैं भी आता था। वहीं धीरे धीरे जान पहचान हो गई। और वो जब आती थी तो अपना खाना, जब खाने का समय होता था तो घर चली जाती थी, फिर शाम को आती थी। मैं अपना खाना लेकर आता था और वहीं खेत पर ही, जब तक काम खत्म न हो जाए, वहीं पर खाना खाया करता था। एक दिन मैं उनके लिए भी खाना बनाकर ले आया। जब वो खाना खाने के लिए दोपहर जाने लगी कि अब मैं जा रही हूँ, खाना खा के आऊँगी, तो उसने कहा नहीं, आपका भी खाना मैंने बनाकर आज मैं ले आया हूँ, मैंने बनाया है, ले आया हूँ। और जिद करके उस दिन उसको खाना भी खिलाया। उसके बाद जब जब महीने में 1 बार, 2 बार, 3 बार वो आती थी, तो वो बता देती थी कि आज भी खाना ले आना। और धीरे धीरे दोनों के संबंध हो गए। जबकि ये बेसिकली मैनेजर तो नहीं, आप नौकर ही कह सकते हैं, बाहर से लाकर बुलाया गया कामकाज के लिए नौकर था। और महिला के पास कोई कमी नहीं थी, धन धान, घर मकान, गाड़ी घोड़ा, सब कुछ उसके पास था। लेकिन ये संबंध बन गए और इसके लिए तब उसने घर जाना शुरू किया। लेकिन दोनों लोग ही बिल्कुल नज़र बचा के ये काम कर रहे थे। शायद इसीलिए पूरे गांव में ये बात किसी को नहीं पता थी कि इन दोनों के संबंध हैं। इसी बीच में पवन दुबई से आ गया, फरवरी में ही आ गया। 10-15 दिन तक न तो पवन की पत्नी ने इससे बात की, न खेतों पर आई। और जब खेतों पर आई तो पवन उसके साथ था। ये बात नहीं कर पा रहा था, देख भी नहीं पा रहा था और मिल भी नहीं पा रहा था। इस बात से पवन बहुत परेशान हो गया। वो बार बार अमन परेशान हो गया। वो बार बार पवन से ये जानने की कोशिश करता था कि अभी कितना समय और रुकना है या कितना समय और लगना है। एक बार इसी बात को पूछने के लिए वो उसके निर्माणाधीन मकान पर भी चला गया कि हम अपनी आंख से देख लें कि ये कष्ट जो मुझे हो रहा है न मिलने का, ये कितने दिन और चलेगा। और फिर उसने वही सवाल रिपीट किया कि इसमें तो लगता है अभी 1 महीना लगेगा, इसमें तो लगता है अभी 2 महीना लगेगा। इस बात से पवन इरिटेट हो गया। उसने कहा, तुमसे क्या मतलब है? ये आज खत्म हो जाए, बन के तैयार हो जाए, या 6 महीने में, तुम क्यों बार बार इसी बात को पूछ रहे हो?
और उसे दुत्कार भी दिया, डांट भी दिया कि जब तुमसे कोई मतलब नहीं है, न तुम इसमें मजदूरी करते हो, न तुम इसको देखभाल करने आते हो, तो तुम्हें ये सब जानने की मंशा तुम्हारी क्या है। और उसे काफ़ी दुत्कार और डांट फटकार दिया। अमन का कहना है कि उस दिन की डांट फटकार से मुझे ये लगा कि शायद पवन को इस बात की जानकारी हो गई कि मेरे और उसकी पत्नी के संबंध हैं। मैं पूरी रात नहीं सो पाया। मेरे दिमाग में सिर्फ यही चलता रहा कि अगर इसको पता लग गया होगा तो इसके पास पैसा है, इसके पास साधन है, संसाधन है, ये मेरा नुकसान कर देगा। उसी दिन अमन के दिमाग में ये बात आई कि इसको रास्ते से हटाना होगा। दो कारण उसने बताया। पहला तो अब इसकी पत्नी से मिलने में मुझे दिक्कत हो रही है, महीनों हो गए हैं। दूसरा, अगर ये बहुत लंबा टिक गया तो हो सकता है इसको जानकारी हो जाए, और ऐसा लगता है कि इसको जानकारी हो गई है तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। 15-20 दिन बाद एक दिन जब वो फिर अपने उस खेत की देखभाल के लिए या जानकारी के लिए, जो किसान लोग हैं वो जाते रहते हैं, वो ऐसा नहीं है कि एक बार बुआई कर दी फिर कटाई के समय ही जाते हैं, वो बराबर उसकी देखभाल करते हैं। उसमें वीड्स यानी जो घास फूस आती है उसको निकालना या उसको उसमें वीडीसाइड डालकर उसको नष्ट करना, पानी की कब ज़रूरत है, कब वो तैयार हो जाएगा, कीड़े तो नहीं लग रहे हैं, कोई रोग तो नहीं हो गया है, उसकी दवा ला के उसको स्प्रे कराना, तो किसान उसकी देखभाल करता है। ऐसी ही एक देखभाल के सिलसिले में पवन उस खेत पर अपने आया। ठीक बगल का खेत अमन के मालिक का था, वो भी मौजूद था। उस दिन उसने उससे बहुत प्यार से कहा कि मालिक की कुछ दारू घर में रखी हुई है, ब्रांड बताई कि फला फला ब्रांड की है, आप अगर कहिए तो आप जिस दिन यहाँ आइए बताइए, हम लोग आते हैं, हम बॉटल लाएंगे और दोनों लोग बैठ के पिएंगे। पवन इस बात पर तुरंत राजी हो गया कि अच्छा ठीक है, फला फला दिन आएंगे, जब फला काम शुरू होना है या पानी लगाना है या खेत में पानी भरना है सिंचाई के लिए, तो तब आएंगे, तो देर हो सकती है, ले आना, शाम को बैठ कर पिएंगे। अमन ने जो सोच रखा था वो बिल्कुल सटीक बैठ रहा था। वो 2 बॉटल वो शराब जो उसने बताई थी, जो उसके मालिक की उसके घर में रखी हुई थी, वो लेकर आया और खेत से थोड़ा दूर पर जहाँ शमशान है, छाये का जहाँ इंतज़ाम है, वहाँ वो सारा उसके जो शराब के साथ और इस्तेमाल खाने पीने वाली जो चीज़ें होती हैं वो सब ले आया और बैठ के इन लोगों ने 8 बजे तक शराब पी। वो बार बार ये देख रहा था कि कब ये नशे में होश के बाहर होता है, और जैसे ही उसे लगा, उसने पहले से ही कुल्हाड़ी उसी शमशान में छिपा रखी थी। वो कुल्हाड़ी ले आया और फिर ताबड़तोड़ पवन के सिर पर, गर्दन पर, शरीर में ताबड़तोड़ वार करके उसे मार दिया और वहीं खिसका कर उसे झाड़ियों के बीच में छिपा दिया। बहुत ज़्यादा वहाँ जंगल झाड़ियाँ उगी हुई थी, उसी में उसको छिपा के सब कुछ समेट के, जैसे वहाँ शराब पीने के बाद अगर आप जाइए तो कुछ न कुछ वहाँ छूटा रहता है, सब कुछ समेट के वहाँ से निकल लिया कि कल को ये पता लगेगा कि यहाँ शराब पी गई है तो शराब साथ में पीने वाले को ढूंढा जाएगा, फिर कहीं हम पर शक की सुई ना आ जाए। और फिर 3 दिन बाद जब लोगों ने उस दुर्गंध से उस डेड बॉडी को ढूंढ लिया, तब पुलिस को पता लगा, लेकिन अमन तक पहुंचने में, डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करने के बाद 3 महीने लग गए। 3 महीने तक पुलिस और गांव के लोग परेशान रहे, कुछ भी पता नहीं लग रहा था। ये ब्लाइंड मर्डर 3 महीने बाद खुला। मुझे इसकी जो वहाँ हरियाणा के यमुनानगर के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसकी एक वीडियो भी मिली है।
जो आज की इस एपिसोड की वीडियो के बाद में मैं लगा दूंगा। आप भी देखिएगा कि किस तरह से एक वेल ऑफ फैमिली की जो महिला थी और एक बहुत कम पढ़ा लिखा लेबर क्लास कहना तो नहीं उचित है, लेकिन यह है कि वो सामान्य वेतन पाने वाला एक घर का कामकाज देखने वाले व्यक्ति से उसके संबंध हो गए। और फिर उससे न मिल पाने की जो कसक उसके मन में पैदा हुई, उससे अपराध दिमाग में आकर बैठ गया और उसने हत्या कर दी। पुलिस को तमाम सबूत इसके संबंध में मिल गए और पुलिस ने उसे जेल भेजकर, पुलिस ने इसको भेजा है 8 जून 2022 को। आज की घटना देखिए, अवैध संबंधों के कारण हत्या कोई नई बात नहीं है, न ये नया क्राइम है। जर जोरू और जमीन के कारण हुए अपराध पुरातन काल से होते आ रहे हैं। पुलिस चाहे जिस जमाने की हो, अगर इस तरह की कोई अज्ञात हत्या या अज्ञात लाश मिलती है तो इन्हीं तीनों में वो ढूंढा करती है। वर्तमान में क्राइम है इन्हीं पर बेस्ड, लेकिन थोड़े बहुत वेरिएशन के साथ जो टेक्नोलॉजी आ गई है उसमें कुछ वेरिएशन के साथ अपराध लगभग इन्हीं 3 कारणों से होते हैं। देखिए, अवैध संबंधों में आकर्षण और विकर्षण यानी अट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन, इन दोनों का कुछ न कुछ प्रतिशत होता है, हर हाल में होता है। किसी के प्रति डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होने पर, मान लिया 60% डिस्ट्रैक्शन है, तब वो किसी के प्रति आकर्षित होता है या होती है, और तब इस तरह के अवैध संबंध बन जाते हैं। खासकर शादीशुदा महिला या पुरुष के मामलों में वो कहीं न कहीं से उसको डिस्ट्रैक्शन हुआ, तभी जरा सा भी मौका लगा वो किसी पर अट्रैक्ट हो गए। और एकदम युवा पीढ़ी जो है, ये तो हुआ शादीशुदा का कि भाई पति है, पत्नी से डिस्ट्रैक्शन हो गया, कहीं दूसरी जगह लाइन लगा ली उसने। पत्नी है, उसका पति से डिस्ट्रैक्शन हो गया। 100 कारण होते हैं। आदमी औरत दोनों की तमाम महत्वाकांक्षाएं होती हैं। छोटी सी महत्वाकांक्षा न पूरी होने पर वो डिस्ट्रैक्ट होने लगता है और कहीं न कहीं जाकर वो अट्रैक्ट होने लगता है। तो कहीं डिस्ट्रैक्शन 20% और अट्रैक्शन 80%, कहीं डिस्ट्रैक्शन 80% और अट्रैक्शन 20%, लेकिन दोनों चीज़ें होंगी जरूर शादीशुदा लोगों के अवैध संबंध में। आप देख लीजिए इसको, खूब समझ लीजिए इसको, आसपास की घटनाओं को अच्छे से समझने की कोशिश करिए, यही आपको मिलेगा। लेकिन एकदम युवा पीढ़ी में इस तरह के संबंध सिर्फ अस्थायी आकर्षण, टेम्परेरी अट्रैक्शन की वजह से होते हैं, चाहे वो शारीरिक आकर्षण हो या फिर सिनेमा, मूवीज़, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से, क्योंकि यही स्टिमुलेंट हैं किसी को किसी के प्रति आकर्षित करने के। सबसे बड़ा स्टिमुलेंट यही है। मोबाइल फ़ोन, मूवीज़, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यही सब स्टिमुलेंट हैं। और ये जब स्टिमुलेंट काम करने लगते हैं तो लड़का हो या लड़की, वो हवा में कुलांचे भरने लगता है। यंगस्टर की बात कर रहा हूँ, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन ये आकर्षण कभी स्थायी यानी परमानेंट नहीं होता। इसीलिए टूटते बिखरते रिश्तों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कम से कम पिछले 5-6 सालों में। नज़र उठा के आप अपने सिर्फ टोला पड़ोस में देख लीजिए, मोहल्ले में देख लीजिए, ज़रूर आपको 1, 2, 3, 4 ऐसे मामले मिलेंगे जहाँ पर ये संबंध टूटे या बिखरे होंगे इन्हीं कारणों से। इसलिए
युवा पीढ़ी को या जो शादीशुदा हैं उनको इस टेम्परेरी आकर्षण यानी अस्थायी आकर्षण के मोह पास से समय रहते हर हाल में निकलना होगा। अगर वो अपनी और परिवार की भलाई चाहते हैं, हर हाल में निकल लेना चाहिए, वरना ये अगर चलता रहा तो अपराध की प्रवृत्ति यानी क्रिमिनल टेंडेंसी आपके मन में कब आकर बैठ जाए आपको पता भी नहीं लगेगा और अपराध हो ही जाएगा। आपके न चाहते हुए भी परिस्थितियां आपकी इस प्रवृत्ति को, आपके इस टेंडेंसी को दरवाजा खोल के भीतर बिठा लेंगे और फिर आप उसी दिशा में सोचने लगेंगे। इसका महिला पुरुष के अवैध संबंध, लड़का लड़की के इस तरह के संबंध, ये मनोविज्ञान का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसमें तमाम विद्वानों की अलग अलग राय है। तमाम जानने वाले स्थितियां और परिस्थितियों का विश्लेषण करते हैं, बहुत ही डिटेल में विश्लेषण। यहाँ पर ये सब इतनी चीज़ें बता पाना न तो संभव है न बताना चाहिए। जिस किसी को ये समस्या या जो कोई भी समस्या से ग्रस्त हो, कृपा करके गूगल पर जाकर गूगल बाबा का सहयोग लीजिए और इस तरह के अनैतिक, अवैध या लड़का लड़की के संबंध के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करिए। बहुत सारा लिटरेचर उपलब्ध है गूगल पर, नेट पर इतना लिटरेचर उपलब्ध है। अगर आप इस समस्या से खुद या आपका कोई नज़दीकी वो जूझ रहा हो तो उसके पीछे की साइकोलॉजी को, विद्वानों की राय को, उनकी विवेचना को, उनके विश्लेषण को जरूर एक बार पढ़ लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा और हो सकता है आपकी समस्या का समाधान भी हो जाए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। यमुनानगर के गांव दामला में कुछ दिन पहले खेतों में एक व्यक्ति का शव खून से लथपथ मिला था। मृतक की टांग को आवारा कुत्तों ने नोचा हुआ था। पुलिस को जब इस मामले की सूचना मिली तो पता चला कि जिस व्यक्ति पवन की थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई थी, ये लाश उसी पवन की है। इसी के साथ ही पुलिस को लाश के पास 2 ग्लास भी मिले थे, लेकिन दूसरा व्यक्ति पवन के पास कौन था, इसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया गया और पुलिस ने शव को परिजनों के हवाले कर दिया और हत्यारे की तलाश में जुट गई। और छानबीन के दौरान ही पुलिस ने घर के नौकर अमन को दबोच लिया, जिसके बाद पूछताछ के दौरान अमन ने पूरी वारदात का खुलासा किया और हत्या करना कबूल किया। अमन ने पूछताछ में बताया कि घर की मालकिन के साथ उसके अवैध संबंध थे, जिसके चलते उसने पवन की हत्या कर दी। अमन ने ही शराब पिलाने के बाद पवन का कुल्हाड़ी से बेरहमी से कत्ल कर दिया और हत्या के बाद घर चला गया। और देखिए, इसमें एक मरने वाले का नाम था पवन। ये दुबई से आया था और कुछ दिनों बाद ही 2 हफ्ता बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। जो सीक्वेंस है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस तो ये है कि इसकी जो हत्या 6 तारीख को हुई थी और 8 तारीख को इसकी बॉडी रिकवर हुई थी। पीछे आप सबने देखा भी था, माजरी जो शमशान घाट है उसके पास इसकी बॉडी रिकवर हुई थी और कुछ जानवरों ने नोच भी रखा था इसको। और अनआइडेंटिफाइड ये बॉडी थी, शिनाख्त नहीं हो पाई थी, तो इसको 2 दिन के लिए मॉर्चरी में रख के फिर जब इसकी शिनाख्त हुई तो इसके फादर के बयान पे, जयपाल जो इसके फादर है मरने वाले के, उसके बयान पे एक 302 में एक सदर यमुनानगर में उसके एरिया में क्योंकि हुआ था तो उस पुलिस स्टेशन में ये मुकदमा दर्ज हो गया था और ये अनट्रेस चल रहा था। किसी को भी नहीं पता था कि कौन इसमें मुलजिम है। अननोन था इसमें जो आरोपी था, अननोन के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज हुआ था। तो इनका साथ वाला जो खेत था उस पे जो काम करने वाला नौकर था, तो कल हमें मुखबरी मिली थी कि वो अपना कोई सामान जो यहाँ छोड़ गया था, छुपा गया था, वो लेने के लिए आएगा। तो मुखबरी के आधार पे हमने उसको दामला जो अपना फ्लाईओवर है उसके आगे से उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसने कबूल कर लिया है कि उसने जो उसकी हत्या की, उसका जो हथियार था कुल्हाड़ी, वो भी हमने रिकवर कर लिया है। और हत्या की वजह जो अभी तक सामने आई है वो इलिसिट रिलेशन जो थे, जो मरने वाला है उसकी पत्नी के साथ उसके अवैध संबंध थे, जो अभी तक बात पता लगी है और वो कुछ हद तक ठीक भी है। इस बात की पुष्टि हुई है कि किसी जंगली जानवर ने या स्ट्रे डॉग ने उसको नोच रखा है। मतलब वो
चोट के अलावा जो उसके बॉडी पे निशान थे वो सारे स्ट्रे डॉग्स के ही थे। फिलहाल पुलिस अमन को गिरफ्तार करने के बाद आगामी कार्रवाई कर रही है।